देखिए, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये आप लोग सब जानते हो, क्योंकि इसमें हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं। जब हम किसी चीज को कट डाउन करते हैं छोटे कंपोनेंट्स में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जब हम छोटी चीजों से बड़ी चीज बना रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में यह बतलाया था कि दोस्तों डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है ना। ये मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं कि जब हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में दो कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जैसे दो अमीनो एसिड्स को आप जोड़ें, A प्लस ए, और फिर साथ में अमीनो एसिड्स को जोड़ें, तो आप क्या बनाएंगे? एक डाइपेप्टाइड बनाएंगे, और जो बॉन्ड इनके बीच में होगा दैट विल बी कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके एक डाइसैकेराइड बनाते हो या माल्टोज बनाते हो, तो क्या होगा? बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसके दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर भी बाहर निकलेगा। ठीक है, और कंपाउंड बन जाएगा माल्टोज। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हो या दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इसी तरीके से आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को जोड़ करके जब ट्राइग्लिसराइड या फैट बनाते हो तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में आप लोग देखिए कि वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। डाइजेशन में हम इसका ठीक उल्टा करने जा रहे हैं, यानी कि हम किसी बड़े कंपाउंड को छोटे कंपोनेंट में तोड़ेंगे, यानी कि माल्टोज को हम ग्लूकोज में तोड़ेंगे, इसी तरह से डाइपेप्टाइड को हम अमीनो एसिड में तोड़ेंगे। तो ये बताइए, वाटर मॉलिक्यूल देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब जोड़ा था तो वाटर निकला था। तो जब आप तोड़ेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से आपको वाटर का मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। तो किसी चीज को वाटर की मदद से तोड़ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो गया? तो नोट कर लीजिए कि डाइजेस्टिव रिएक्शंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस हैं। इसमें आप क्या करा रहे हो? हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। उसके जो स्मॉलर कंपोनेंट्स है उसमें इसको कन्वर्ट करना। तो इसके लिए आपको किस तरीके के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी? एंजाइम्स की 6 कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो उसमें किस कैटेगरी की जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोलेजेस की। तो ये भी नोट कर लीजिए, जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव रिएक्शन में यूज होते हैं इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेस। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के हाइड्रोलेजेस हो सकते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हाइड्रोलेज अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले अलग हैं, फैट वाले अलग हैं, न्यूक्लिक एसिड वाले अलग अलग हैं। ये तो एक बिल्कुल बेसिक चीज हो गई जो आप लोगों को समझनी है ना। तो क्वेश्चन इज कि डाइजेशन में हम करेंगे क्या, है ना। तो डाइजेशन में जो फूड है आपका, सबसे पहले आप उसको समझो कि फूड क्या चीज है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फूड क्या है, तो कोई बोलेगा कि भाई फूड से हमको स्वाद मिलता है, फूड से हमको एनर्जी मिलती है, फूड से हमको ग्रोथ मिलती है। तो ये तो सारी चीजें ठीक है, बट जो फूड है वो कैसा होना चाहिए? ये हमारे लिए पैलेटेबल भी होना चाहिए, डिलीशियस एनफ भी होना चाहिए। पैलेटेबल का मतलब जिसको हम खा सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड यदि एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी फूड हो। उसमें एनर्जी है। जैसे डंग बीटल है, फॉर एग्जाम्पल, डंग बीटल कहां फीड करेगी? डंग के ऊपर बीट करेगी। बट क्या ये हमारा फूड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें एनर्जी तो है क्योंकि बीटल को मिल रही है, पर आपको थोड़ी मिल जाएगी इससे, और मिल भी जाएगी तो आपके लिए पैलेटेबल नहीं है। इसी तरह से जो हमारे पर्सन्स हैं, लोग हैं जो नॉनवेज लेते हैं, तो जो वेजिटेरियन है प्योर, उनके लिए नॉनवेज फूड नहीं है क्योंकि उनके लिए वो पैलेटेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फूड की डेफिनेशन अलग अलग जगह चेंज हो सकती है। तो मेन जो चीज है वो ये है कि फूड आपको ग्रोथ देता है, फूड आपको एनर्जी देता है। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान, डाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, इसके दौरान कोई एनर्जी नहीं निकल रही है। ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आपसे कोई पूछता है कि भैया खाना काहे को खाते हो, तो वो कहता है कि सर एनर्जी के लिए खाता हूं। तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ये चला जाता है, एक फॉल्स कंसेप्शन ये चला जाता है कि शायद कहीं डाइजेशन की प्रोसेस में कोई एनर्जी तो नहीं निकल रही है। जी नहीं, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड को आप एक ऐसी फॉर्म में लेकर के आ रहे हो जिसको हमारी एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब कर सकती है।
क्योंकि जब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो बॉडी की सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, और बॉडी की सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो सेल्स उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी नहीं निकाल सकती। तो एनर्जी निकालने का काम सेल का है। बॉडी की जितनी लिविंग सेल्स हैं सब एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एनर्जी, उस ऑक्सीजन की मदद से आप फूड को ऑक्सीडाइज करते हो और उसमें से एनर्जी निकालते हो और एटीपी बनाते हो। तो डाइजेशन में ये सब नहीं हो रहा है, डाइजेशन में एनर्जी नहीं निकाली जा रही है, वो रेस्पिरेटरी पार्ट है। डाइजेशन में आप क्या कर रहे हो कि जो फूड आप खा रहे हो इसको एक ऐसी फॉर्म में लेकर के आना है जिसको आपकी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। जैसे आप राइस खाते हो तो राइस के जो ग्रेन्स हैं वो क्या एज सच आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे? यदि आप दाल खाते हो तो दाल क्या एज सच आपके ब्लड में फ्लो करने लगेगी? जी नहीं। आपको एक ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जो आपकी इंटेस्टाइन जानती है, पहचानती है और जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकती है। यानी कि जो फूड आप ले रहे हो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो साइज में कैसे हैं दोस्तों? बहुत लार्ज हैं। ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज होकर के ब्लड में नहीं आ सकते। यानी कि कैसे हैं? नॉन डिफ्यूजेबल हैं। ओके, और साथ में कैसे हैं? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा? लार्ज को आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों क्या? सिंपल, सॉरी स्मॉलर। लार्जर को आपको क्या करना पड़ेगा? स्मॉलर, है ना, छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल इनको एब्जॉर्ब कर ले। नॉन डिफ्यूजेबल को आपको क्या बनाना पड़ेगा? डिफ्यूजेबल। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सिंपल बनाना पड़ेगा। यही सब कुछ करने का नाम है डाइजेशन। समझ में आ गया? आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, इन सबकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को, लार्जर फॉर्म्स को, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? उनकी रेस्पेक्टिव, ये जो रेस्पेक्टिव वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। रेस्पेक्टिव स्मॉल, डिफ्यूजिबल और सिंपलर फॉर्म में कहां करेंगे? अब ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, करेंगे कहां पे? ये काम करेंगे हम एक ट्यूब के अंदर। ट्यूब नहीं कहना चाहिए बल्कि कैनाल कहना चाहिए, क्योंकि कैनाल जो होती है वो दोनों सिरों पर खुली हुई होती है, एक तरफ माउथ और एक तरफ एनस, और इसी कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो बात समझ में आ रही है? तो एलिमेंट्री कैनाल में करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? इन हाइड्रोलेजेस की मदद से करेंगे, इन एंजाइम्स की मदद से करेंगे। साथ में कुछ हार्मोन्स की भी जरूरत पड़ेगी हमको, डाइजेस्टिव जूसेस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी जो हेल्पिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो हमारे इस फूड को इस फॉर्म में ले आएगी। और जब हमारा फूड इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो डाइजेशन को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच द लार्जर नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर रेस्पेक्टिव स्मॉलर डिफ्यूजिबल सिंपलर फॉर्म in the alimentary canal of a living being with the help of enzymes such as hydrolases। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है डाइजेशन की। समझ में आ गया? अब मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जो फूड है हमारा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी लार्जर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन कौन सी हैं, और उनकी सिंपलर या स्मॉलर फॉर्म्स कौन कौन सी होंगी, है ना। रेस्पेक्टिव वर्ड जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था, इसका मतलब यह होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट की ही सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। ऐसा थोड़ी है कि कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड आपको बना करके दे देगा। यदि आप प्रोटीन को लेकर के चल रहे हो तो वो आपको अमीनो एसिड बना करके देगा। तो जो जिसकी फॉर्म है उसी की सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, इसका मतलब है रेस्पेक्टिव। चलिए इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में अभी समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। दोस्तों फूड के अंदर 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। नंबर 1 तो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे हैं फैट्स, फैट्स को आप लिपिड्स भी बोलते हो। फिर हैं दोस्तों प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीज प्रेजेंट हो सकती है? इसके अलावा दोस्तों प्रेजेंट होंगे मिनरल्स, इसके अलावा विटामिन्स एंड वाटर। इनके अलावा भी एक चीज प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम रफेजेस और फाइबर्स बोलते हैं, बट क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यहां पर नहीं है, उनका कोई डाइजेशन नहीं होता, इसीलिए उनको अभी हम यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एक फूड को बल्कनेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, किंतु जो न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो ये है ना। तो इन्हीं की बात हम लोग यहां पे करेंगे। और आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात यह है
कि डाइजेस्टिव एक्शन केवल इन तीन के ऊपर होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर, इन तीनों का कोई डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता। मतलब क्या होगा इसका? देखो, मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस हैं। अब आप बताइए कैल्शियम आयन का क्या सिंप्लीफिकेशन आप करोगे? कैल्शियम आयन को आप तोड़ सकते हो क्या? इसको और फर्दर छोटा कर सकते हो क्या? कैल्शियम की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी? नहीं कर सकते। आप सोडियम आयन को छोटा कर सकते हो? यदि आप नमक खा रहे हो अपने फूड में, तो सोडियम और क्लोराइड को क्या आप और छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते ना। तो वही चीज है। तो मिनरल्स को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि ये केवल एब्जॉर्ब होंगे, इनका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इसीलिए इन पर कोई एंजाइम काम नहीं करेगा, कोई डाइजेस्टिव एक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, रेटिनॉल आप इसको कहते हो, यदि आप इसको तोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा? विटामिन की प्रॉपर्टीज ही खत्म हो जाएंगी। विटामिन बी है, B1 है, B2 है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो एंजाइम्स हैं, सॉरी विटामिन हैं। इसी तरीके से विटामिन सी है, डी है ना, अल्फा टोकोफेरॉल है, विटामिन ई, कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। क्या आप इनको तोड़ सकते हो? इनको नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है, क्योंकि तोड़ेंगे तो फिर इनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, ये विटामिन रहेंगे ही नहीं। तो इनको भी नहीं आप तोड़ सकते। और पानी को आप कैसे तोड़ोगे? H2O, इसको आप तोड़ोगे तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को भगाना है क्या बाहर? नहीं भगा सकते ना, तो नहीं तोड़ सकते। तो इन तीनों को आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते दोस्तों, इसीलिए इनका कोई कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, इनका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इनका केवल एक ही काम होगा, वो है एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गई? इसका मतलब यह हुआ कि डाइजेस्टिव एक्शन दोस्तों केवल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है और कौन सी सिंपलर फॉर्म्स हमें इनकी बनानी है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को अपन लेते हैं। आप सभी को मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की तीन फॉर्म प्रेजेंट रहती हैं। एक तो बड़ी फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें मेनली क्या आएगा? स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो फूड में जो मेन पॉलीसैकेराइड है वो क्या है? स्टार्च। इसके बाद आते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड्स बोल लीजिए या डाइसैकेराइड्स आप बोल लीजिए। इसमें आ रहे हैं आपके कौन कौन से? सुक्रोज है फॉर एग्जांपल, जैसे माल्टोज है या जैसे लैक्टोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स वो हैं जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनते हैं, और सबसे सिंपल टाइप के जो हैं, सबसे छोटे टाइप के जो हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये आप सब जानते हो। मोनोसैकेराइड कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? हाउ कैन यू डिफाइन देम? मोनोसैकेराइड्स आर दोस carbohydrates which cannot be further simplified, which cannot be digested further। आप इनका फर्दर ब्रेकडाउन करके दूसरे नए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते। आप ग्लूकोज को तोड़ करके नए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते, आप राइबोज को तोड़ करके नए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट्स हैं। तो ये क्या हो गई दोस्तों? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म्स होती हैं दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं एंड प्रोडक्ट्स। डाइजेशन में ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, एंड प्रोडक्ट्स। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है? वो जो सबसे सिंपल फॉर्म है, जिसका फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होना है, जिसको केवल एब्जॉर्ब होना है। तो ये फॉर्म्स क्या हो गई? जैसे ग्लूकोज है, जैसे फ्रक्टोज है, जैसे राइबोज है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज है, वगैरह वगैरह। ये सब क्या हो गए? मोनोसैकेराइड्स हो गए। तो ग्लूकोज का डाइजेशन बॉडी में कहां होगा दोस्तों? यदि क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि ग्लूकोज का डाइजेशन कहां होता है, तो आप क्या आंसर करोगे? कहीं नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसका केवल एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए किसी एथलीट को अचानक से एनर्जी की जरूरत पड़ गई, तो आप उसको क्या पिलाओगे? आप उसको स्टार्च खिलाओगे, या उसको ऑयल या घी पिलाओगे, या उसको ग्लूकोज दोगे? ग्लूकोज दोगे। क्यों? क्योंकि इतना टाइम नहीं है, उसको एनर्जी हमें आपको तुरंत देनी है, तो उसका डाइजेशन में लगने वाला समय आपको बचाना है, तो आप उसको तुरंत ग्लूकोज दोगे। ग्लूकोज तुरंत बिना डाइजेशन के सीधा एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से, और सेल्स को जाकर के फिर रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में है,
यानी कि पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में है, उसको तोड़ करके आपको मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में लाना है। क्लियर हो गई? यानी कि यदि आपके फूड में स्टार्च है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहती है, यदि आप राइस खा रहे हो तो भी स्टार्च है उसके अंदर, तो स्टार्च या शुगर आप ले रहे हो, केन शुगर जो सुक्रोज है आपकी, ये बनी होती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो इसको आप तोड़ दोगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टोज है, ये ग्लूकोज की 2 यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, तो इसको आप तोड़ दोगे 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। इसी तरह से लैक्टोज है, लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, तो उसमें आप इसको तोड़ दोगे। ठीक है, और फाइनली मोनोसैकेराइड्स यानी कि एंड प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का यह मतलब होगा दोस्तों कि पॉली और ओलिगो को कन्वर्ट करना मोनो में। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है, लार्जर फॉर्म्स है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म्स है, स्मॉलर फॉर्म्स है। क्लियर हो गया? चलिए अब समझते हैं दोस्तों फैट्स के बारे में। तो फैट्स क्या है दोस्तों? यदि हम फैट्स की डेफिनेशन आपसे पूछें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैट्स क्या है दोस्तों या लिपिड्स क्या है? एस्टर्स हैं किसके? हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लंबी लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उनके एस्टर से, एसिड का एस्टर कब बनता है? जब उसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराते हो। यहां पर कौन सा अल्कोहल है दोस्तों? ग्लिसरॉल। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो अल्कोहल हम लेंगे वो क्या है? ग्लिसरॉल, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम नाम क्या देंगे? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, मैं यहां शॉर्ट में आपको बना करके दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए CH2OH, ये आपका क्या है? ग्लिसरॉल है। तो ये तो आपका हो गया अल्कोहल, है ना। इसके साथ आप किसको कंबाइन करा सकते हो? इधर से ऐसे लिख लीजिए COOH, ये 3 फैटी एसिड्स हैं। R एक लंबी कार्बन की चेन है, तो ये 3 फैटी एसिड्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल दोस्तों यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? COO, एस्टर ग्रुप आ गया। COO एस्टर ग्रुप आ गया, ऐसे यहां पर एस्टर ग्रुप आ गया। तो ये क्या बन गया? एक बहुत सिंपल ट्राइग्लिसराइड, बहुत सिंपल फैट बन गई। इससे फिर कॉम्प्लेक्स फैट डेराइव हो जाएंगी। तो यदि आप किसी ट्राइग्लिसराइड या फैट का डाइजेशन करना चाहते हो तो आपको वाटर मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे, है ना। एंजाइम कौन सा होगा? लाइपेज। तो ये किसमें टूट जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो नोट कर लीजिए कि फैट के डाइजेशन का हमारा पर्पस क्या है कि उसको तोड़ना किस किस में? फैटी एसिड्स और साथ में ग्लिसरॉल। किंतु यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि पानी की दोस्ती नहीं है फैट के साथ। आप लोगों को मालूम है कि फैट और वाटर जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को भगाते हैं, मिसिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती नहीं है। अब जब दोस्ती है ही नहीं तो आप बताओ ट्राइग्लिसराइड तो पानी को लेगी नहीं, और जब पानी को लेगी नहीं तो फिर टूटेगी कैसे? क्योंकि पानी की हेल्प से ही तो आपको तोड़ना है और पानी से ये दूर भाग रही है, तो फिर टूटेगी कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा? पानी की और फैट की दोस्ती करानी पड़ेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डिटर्जेंट लाइक सब्सटेंसेस की। जैसे पानी और ऑयल को आप थोड़ी देर के लिए रखिए, वो अलग अलग हो जाते हैं, आप कितनी भी कोशिश करो मिलाने की वो नहीं मिलेंगे। आप किंतु उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो तो फिर आप देखेंगे एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, फिर वो अलग अलग नहीं होंगे। इसी पेस्ट को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल डिटर्जेंट्स हैं वो कहां होते हैं दोस्तों? हमारे बाइल सॉल्ट्स में। जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट वगैरह। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये फैट को इमल्सिफाई कर देते हैं और एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिस पर लाइपेज काम करता है और फिर फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सारी चीजें डिटेल में अलग से वीडियो बना करके मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है, कैसे फैट का डाइजेशन होता है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ना ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो फैट के डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कि फैट को तोड़ देना फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। क्लियर हो गया? चलो अब बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स क्या है दोस्तों? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है ये? पॉलीमर है किसके?
अमीनो एसिड्स के। तो जो इनके एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स। ये चीज नोट कर लीजिए। प्रोटीन्स जो हैं ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो है स्ट्रक्चरल रोल, यानी कि जो पूरी बॉडी है ये किसी ना किसी प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनती है, और दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। प्रोटीन्स बहुत डाइवर्स होती हैं, बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है, बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस ये प्ले करती हैं और स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती हैं। अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स के कई तरह के स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, बट सभी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब बेसिकली पॉलीमर हैं अमीनो एसिड्स के। तो प्रोटीन के डाइजेशन का हमारा पर्पस क्या है? क्योंकि अमीनो एसिड्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। किसी प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अल्टीमेटली आपको इन पेप्टाइड्स को तोड़ना है, इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ना है। क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर बहुत सारे तरीके के हैं, तो आपको कई सारे तरीके के एंजाइम्स चाहिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, जिनको आप पेप्टाइडेजेस भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके के नामों से इनको आप पुकार सकते हो। तो नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट जैसे एंजाइम्स हो सकते हैं, पेप्सिन हो सकता है जो कि स्टमक में है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हो सकते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस में है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइडेजेस हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उन सब की चर्चा हम लोग प्रोटीन के डाइजेशन में डिटेल में करेंगे। किंतु प्रोटीन का जब भी आप डाइजेशन करोगे तो पहले थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर उनसे और छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, डाइपेप्टाइड्स बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे और फाइनली अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पहले तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं दोस्तों? प्रोटियोजेस। क्या बनते हैं साथ में? पेप्टोन्स। यह काम जनरली पेप्सिन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो कि एक एंडोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब प्रोटीन को किनारे की वजह तोड़ने की बजाय बीच में से काट देता है। किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बीच में से तोड़ देता है। जैसे एक वॉल है ना, उसको आप बीच में से हैमर करो तो क्या होगा? छोटे बड़े टुकड़े बन जाएंगे। किनारे पे से करोगे तो एक एक ब्रिक आप अलग कर सकते हो, किंतु बीच में से करोगे तो आपको कई सारे बड़े बड़े पीसेस मिल जाएंगे। तो वही है ये पीसेस, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। इनको फर्दर आप तोड़ोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइड्स आपको मिलेंगे, और इन पेप्टाइड्स को फर्दर जब आप तोड़ोगे तो फाइनली यू विल गेट अमीनो एसिड्स। तो नोट कर लीजिए प्रोटीन के डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन के डाइजेशन का मतलब हुआ दोस्तों प्रोटीन को फाइनली अमीनो एसिड की फॉर्म में लेकर के आना, क्योंकि इंटेस्टाइन प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा डाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डाइजेशन है कैसी प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं और उन कंपोनेंट्स की कॉम्प्लेक्स और सिंप्लेक्स फॉर्म्स क्या हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या हम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें इस वीडियो में आपने समझ ली हैं। तो आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अगले वीडियोस में हम डाइजेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और 5-7 वीडियोस की ये सीरीज रहेगी और उसमें डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रेस्पिरेशन को शुरू करेंगे।